कुछ लड़कियां असहमत थी, कुछ सहमत थी। शिक्षा का उनका नया संस्थान उनका उत्साह ठंडा कर रहा था, लेकिन खामियां निकालने या शिकायत करने की शुरुआत ना करना ही सही होगा। उन सभी को डर था कि मिस उदबाला की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी। इस मामले को हम पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हमें डराने वाला ऊब जाएगा। रेवती इस नतीजे पर पहुंची। यह बात सभी को पसंद आई। चाय नाश्ता खत्म करने के बाद लड़कियां वहां से जाने लगी। रेवती और सान्या कॉलेज के एक मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठने चली गई। एक दिन में ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। उन दोनों के पास बात करने को बहुत कुछ था और सान्या कभी चुप न होने वाली लड़की थी। दोनों ने अपने परिवारों, स्कूलों, आकांक्षाओं के अलावा और भी कई विषयों पर बात की। ज्यादातर सान्या ही बोल रही थी। देखो, ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने दादा के चाय का बागान का काम संभाल लूंगी। उन्होंने ही मुझसे कहा है। मैं उनकी सबसे बड़ी और प्यारी पोती हूँ। वे मुझे बहुत लाड करते हैं और मैं भी उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा, उसने रेवती को बताया। वे तब तक बाहर की बातचीत करती रही जब तक कि अंधेरा दस्तक नहीं देने लगा। आज रेवती को अच्छा लग रहा था। उसे अपने घर की याद भी आज थोड़ा कम आ रही थी। रात ने धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए और उसके साथ ही डॉर्म की घोर निराशा ने उसने लड़कियों के सामान्य उल्लास को खत्म कर दिया और सभी को खिन्न और खामोश कर दिया। कई लड़कियां तो डॉर्म में आई, अनौपचारिक कपड़े पहने और तुरंत बाहर निकल गई। फिर पूरा समूह डिनर के बाद एक साथ लौटा ताकि उदबाला की ओर से लागू ब्लैकआउट से पहले अपना काम निपटा सके। आखिर इस तरह बत्तियां बुझाने का उसका मकसद क्या था? दूसरे छात्रावासों में ऐसा नहीं हो रहा था। लड़कियों ने पता लगाया था। ना ही दूसरी वार्ड्स ने ऐसी अनावश्यक पाबंदियां लगाई थी। तो फिर उनके ऊपर की यह सही नहीं था। डाइनिंग टेबल पर उन्होंने इन सारी बातों पर चर्चा की और फिर जल्द से जल्द कॉलेज की प्रिंसिपल से मिलने का फैसला किया। डार में उनके दूसरे दिन भी बत्तियां ठीक 10 बजे बुझा दी गई। लड़कियां अपने अपने चादर के भीतर घुस गई। कुछ तो तुरंत सो गई, जबकि अन्य करवटें बदल रही थी। तभी जोर का धमाका हुआ जिसने उन सभी को चौंका दिया। लड़कियां अपने अपने बिस्तर से कूद पड़ी। भूकंप! कोई चिल्लाया। नहीं पागल, यह भूकंप नहीं है। यह इलाका भूकंप प्रभावित नहीं है। किसी की अलमारी गिरी है। कोई उसके नीचे दबा तो नहीं है। किसी ने मजाक किया। अलमारी अपने आप कैसे गिर सकती है? आज खंबे की बत्ती भी नहीं जल रही थी। चांद की चमकीली रोशनी छनकर डार्म में आ रही थी और खिड़की के किनारे के बिस्तरों पर पड़ रही थी। बाकी की डायमेट्री में अंधेरा था। कुछ टार्च जल उठे एक साथ इकट्ठा होकर। उनमें से सबसे बहादुर रेवती के नेतृत्व में सभी ने डार्म की जांच पड़ताल की। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। शायद हमारा अंदाजा गलत है। आवाज कहीं बाहर की थी। शायद यह नीचे की मंजिल से आई थी। नित्या ने अपना विचार रखा। काफी देर तक लड़कियां अंगूर के गुच्छे की तरह एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठी रही। इस बार डर से कांपती हिलती लड़कियों के गले नित्या का तर्क नहीं उतरा। रेवती के तो बिल्कुल भी नहीं। वह आवाज एकदम साफ तौर पर डार्म के अंदर से ही आई थी और उसके वह सान्या के बिस्तर के बीच से आई थी। विचित्र बात थी कि वहां सब कुछ ठीक था। हम बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में हैं, तो शायद हमारी छत पर कुछ गिरा हो। रेवती ने अंदाजा लगाया। हो सकता है। लड़कियां धीरे धीरे अपने बिस्तर पर चली गई। उस रात और फिर अगली रात, उसकी अगली रात भी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई देती रही। लड़कियां अपनी सीनियर्स के डराने के प्रयासों की पूर्ण विफलता पर मुस्कुराती और मुंह दबाकर हंसती रही। पूरे एक हफ्ते तक इस घटना को लेकर उन्होंने एकदम सामान्य बने रहने का अभिनय किया। कुछ लड़कियों ने गौर किया कि सेकंड ईयर की छात्राएं उन्हें सवालों भरी नजरों से देख रही थी या उनसे पूछ रही थी, सब ठीक तो है? इनसे उनका विश्वास और प्रबल हो जाता कि हॉस्टल में रहने वाली सेकंड ईयर की छात्राएं ही शरारत कर रही थी, चाहे वे कितना ही सामान्य होने का नाटक करती थी। रात को होने वाली घटनाएं उन सभी को प्रभावित कर रही थी, विशेष रूप से सान्या पर।
इसका प्रभाव अधिक पड़ रहा था। वह अब डरी-डरी और उदास रहने लगी थी, मानो उसकी सारी ताकत निचोड़ दी गई हो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रेवती न जाने उससे कितनी बार पूछ चुकी थी। बस मुझे थोड़ी कमजोरी सी लगती है।